चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हेयर आज हम डिस्कस करने आए हैं बच्चा जो आपका कल पेपर हुआ था, पेपर नंबर 5 ऑफ CMA, दैट इज एथिक्स, बिजनेस लॉज एंड एथिक्स, राइट। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि मैम क्वेश्चंस क्या रहे, क्या आंसर होगा, हमारे 2 नंबर गलत तो नहीं हो जाएंगे। तो मैं आज आपके लिए स्टडी लेके आई हूँ बच्चा कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनके MCQ का आंसर क्या है। आप मेरे साथ चेक करते जाइएगा, होपफुली आप लोगों के आंसर सही हुए और 30 मार्क्स आर इन योर पॉकेट, राइट बच्चा। लेट्स स्टार्ट। द टर्म ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन takes its fold various methods of settlement including dash arbitration, conciliation and mediation। अगर आपको याद हो, जब बुक पढ़ाई जाती है क्लियरली ये लाइन लिखी हुई है आपकी बुक में कि इसके अंदर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अंदर और कौन सी अथॉरिटी आती है, द आंसर इज लोक अदालत। आई गेस आपका ये आंसर सही गया हो बेटा। आपकी बुक में क्लियर लैंग्वेज लिखी हुई है जहाँ पे लोक अदालत लिखा हुआ है बेटा, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चा, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अ कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट बी डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ, अगेन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बारीकी से बनाया हुआ है क्लास में। हाँ बिल्कुल एक जनरल तरीके से पढ़ा दिया जाता है, बट देखिए आप क्वेश्चन कितना इन्होंने माइन्यूट तरीके से निकाला है कि आज अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट को डिसॉल्व करना है, राइट, डिस्चार्ज करना है, बट कौन सा तरीका नहीं है, बताइए। क्लास में समझाया गया है बच्चों को। द आंसर इज डेथ, इंसॉल्वेंसी, वेवर और मर्जर। अगर आप ध्यान देंगे तो ये 3 तरीके क्लियरली दे रखे हैं। द आंसर इज वेवर। जरूरी नहीं है वेवर से क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाए, राइट एवरीवन। आई गेस ये भी क्वेश्चन सही गया है, तो 4 मार्क्स तो कंफर्म है। आगे बात करते हैं। हाँ सही गया होगा, होपफुली आई ऑल्सो आई थिंक सो, डेफिनेटली। नेक्स्ट इज बच्चा वेरी 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 इजी क्वेश्चन, लॉलीपॉप टू यू। In order to push up sales, generally there is a practice of sending goods to the customer with the clear cut understanding that he has opinion। पूरी बात लिख के दे दी उसने, क्वेश्चन ने पूरी डेफिनेशन लिख के दे दी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, जिसमें हमें डाउट जनरेट करने की जरूरत ही नहीं है। That he has option to approve or return the goods। अप्रूव, रिटर्न, डेफिनेटली दिमाग में क्या आ रहा है कि मैम ये तो ऑप्शन नहीं भी देता तो भी हम बता देते हैं। वेरी गुड, द आंसर इज अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस। ये तो 100% सही जाना चाहिए बेटा, राइट। आई गेस ये अभी तक सही है सबका। शैल वी मूव ऑन। चलिए, in case the back of negotiable instrument is full of endorsements। पढ़ाया गया है क्लास में, कई बार एक इंस्ट्रूमेंट पे इतने सारे नेगोशिएशंस हो जाते हैं, इतने सारे एंडोर्समेंट्स हो जाते हैं कि बैक साइड पूरी फिल हो जाती है, मैम साइन करने की जगह भी नहीं बची है, राइट। पढ़ा है ना अपन ने ये बात। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अ स्लिप ऑफ पेपर में बी अटैच्ड टू दी इंस्ट्रूमेंट। हम उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पीछे स्लिप लगाते जाते हैं, जितनी भी स्लिप लग सकती है, जितनी बार और ही नेगोशिएट होना हो। तो आपसे पूछा गया उस स्लिप को क्या बोलते हैं। अगर ढंग से पढ़ा हो ना तो आप देखेंगे जो नीचे पॉइंट्स दे रखे हैं नेगोशिएबल में, उसमें ब्रैकेट में करके लिख रखा है स्लिप इज अटैच्ड, ब्रैकेट में बोला गया अलोंगे। क्या बोला जाता है उसको, स्लिप को बोलते हैं अलोंगे। दो तो करेक्ट आंसर इज अलोंगे। आई गेस ये भी सबका बहुत सही गया होगा बच्चा। होपफुली अच्छा लग रहा है, पेपर का लेवल सही आया था, बहुत टफ भी नहीं था। तो अगर ढंग से पढ़ा गया तो वी कैन इजीली अटेम्प्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटे, अलोंगे। अलग ही ऑप्शन है, एस्क्रो, जिक्री, पेट, कभी नहीं पढ़ा अपन ने, रिक्वायर्ड भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा अलोंगे। लेट्स मूव फर्दर। अच्छा क्वेश्चन है, क्लास में बोला जाता है बच्चों सेक्शंस याद मत करो, पेनल्टीज फिर भी याद कर लो, फॉर्म नंबर याद मत करो। बट यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने थोड़ी सी गूगली फेंक दी, बोला मैं बहुत लेवल टफ नहीं करता हूँ, थोड़ा सा लेवल टफ करता हूँ और बेसिक क्वेश्चन करता हूँ बच्चों से। किस बात का बेसिक क्वेश्चन, दैट इज कि एन इंडिविजुअल शेल गिव हिज कंसेंट टू बिकम अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। पढ़ के आया है ना कि आज कोई पर्सन डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिविजुअल होना चाहिए, एटलीस्ट एक क्या होना चाहिए, वेरी गुड। ये सारी बातें अपन पढ़ के आए हैं इसके अंदर। तो बोले उसको अपनी कंसेंट किस फॉर्म में देनी है,
तो आंसर है फॉर्म नंबर 9। किसमें कंसेंट देनी है? फॉर्म नंबर 9 में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है दैट एन इंडिविजुअल टू बिकम अ डेजिग्नेटेड पार्टनर शुड गिव हिज कंसेंट इन फॉर्म नंबर 9। आर वी क्लियर? बहुत बढ़िया। तो अभी तक मैं गेस कर रही हूँ कि सबके, आई होप, मुझे आप डेफिनेटली कमेंट में बताइएगा क्या आप सब लोगों के 10 नंबर आ गए या नहीं आ गए अभी तक। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स एवरीवन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी तक आगे और चलेंगे। आई होप कि आपके 30 में से 30 आए। आई बी वेरी ग्लैड टू नो बीइंग अ टीचर ऑफ दिस सब्जेक्ट। ओके, आगे बात करते हैं बेटा अपन। हाँ, डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में सारी चीज़ें बताई गई ना बच्चा। सिटीजन होना चाहिए, वेदर रेसिडेंट और नॉट। ठीक है, उसके बाद अपन ने बोला था कि इंडिविजुअल होना चाहिए, एटलीस्ट एक एलएलपी में 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 67 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट, बहुत बार बच्चों को बार बार एम्फेसाइज किया जाए, बच्चों पढ़ के जाओ, आएगा आएगा। इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है ये, किसी भी तरीके से आपसे पूछ लेता है ये एमसीक्यू या फिर आपके क्वेश्चंस के अंदर कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 67 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट, अ चाइल्ड हु हैज कंप्लीटेड हिज डैश, कितने नंबर ऑफ ईयर्स शेल बी रिक्वायर्ड अलाउड टू वर्क इन एनी एडोलेसेंट। पढ़ाया है ये वर्ड, ठीक है। यूथ, यंग तो कौन होता है? 18 के बाद। एडोलेसेंट किसको बोलते हैं? 14 to 18 ईयर्स। वेरी गुड। तो एक बच्चा जिसने कितनी एज अटेन कर ली है? एटलीस्ट 14 ईयर्स, वो क्या कर सकता है? फैक्ट्री में काम कर सकता है। तो बिना देखे अपन को देखना है जहां 14 है वो अपना आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन बाय इंस्टीट्यूट। बोनस मार्किंग देना चाह रहा है आपको इंस्टीट्यूट यहाँ पे, इतना ईजी क्वेश्चन देके। तो वेरी गुड। इस पे आंसर क्या आएगा बेटा? आंसर विल बी 14 ईयर्स। होपफुली ये सही जाना चाहिए। आ जाइए। अगेन इंस्टीट्यूट ने बहुत ज़्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन करा है, उसने फोकस किया है कि क्या बच्चा बुक पढ़ के आया है या नहीं। गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। विड्रॉल फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड इज नॉट अलाउड। क्या पूछा? किसके लिए अलाउड नहीं है? प्रोविडेंट फंड के कुछ 5 पॉइंट्स थे जो अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ाए थे। किन किन के अलाउड होता है, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ था ड्वेलिंग हाउस, समझाया भी जाता है रहने के घर के लिए, तो पीएफ आपको पैसा दे देता है। मैरिज इज नॉट अ पॉइंट ओवर देयर। उसके बाद रीपेमेंट ऑफ लोन स्पेशल केस, क्लियर प्रोविजन लिखा हुआ है स्पेशल केसेस में लोन। और एक होता है विड्रॉल फॉर 1 ईयर बिफोर दी रिक्वायरमेंट। ठीक है, नॉट अलाउड, किसके लिए अलाउड नहीं है? तो आंसर इज मैरिज ऑफ चिल्ड्रन। ये बेटा आपका क्या है? बुक का एमसीक्यू क्वेश्चन है। आती है बात समझ में? क्लियरली अपने को ये चीजें मेंशन्ड है वहां पे। शैल वी मूव ऑन? इसके बाद वाला क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ ये आपके बुक का, ये भी आपके बुक का एमसीक्यू है बेटा, बिल्कुल आपकी बुक के पीछे दे रखा है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये बुक का एमसीक्यू है। क्या बोलता है ध्यान देंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एज रिगार्ड टू शेयर सर्टिफिकेट। इनमें से कौन सी बात शेयर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग सही नहीं है? सही नहीं है बतानी। क्वेश्चन पे पहले बहुत अच्छे से फोकस करना है बेटा अपने को। बोले द कंपनी सेक्रेटरी शैल इशू। मैडम शैल वर्ड इन्होंने गलत यूज कर दिया। अगर ये कैन लिखते ना, क्योंकि अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इशू करेगा, साइन करेगा। अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो वो शैल का प्रोविजन कहीं पे भी नहीं है। दो द कंपनी सेक्रेटरी शैल इशू द शेयर सर्टिफिकेट, ये करेक्ट नहीं है। बाकी सारी बातें अपने को किस में दे रखी हैं? प्रॉपर पॉइंट्स में दे रखी है। तो उसका आंसर क्या होगा बेटा? ए। ये आपके पीछे का एमसीक्यू जो क्लियरली आपकी बुक के अंदर दे रखा है। लमसम इस पूरे टॉपिक में 3 to 4 एमसीक्यूज ऐसे हैं जो आपकी बुक से उठ के आए हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसलिए बार बार क्लास में एम्फेसाइज कराया जाता है कि काइंडली आप बुक का मैटर बहुत अच्छे से रीड करिए, जो भी समझाया जा रहा है उसको समझिए, और बुक के जो टेक्निकल वर्ड्स हैं और जो टेक्निकल चीज़ें जिसमें एमसीक्यू आ जाता है, जो क्लास में फोकस करवाया जाता है, उनको याद रखिए। मेरे स्टूडेंट्स बिल्कुल देख रहे होंगे ये चीज़, बोले मैम ये आपने बोला था आएगा, मैम ये आपने कहा था वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि नहीं आएगा तो मैं स्यू कर दूंगी 14 ईयर वाला, वो आया क्वेश्चन, राइट। तो ये सारी चीज़ें प्लस मैंने बहुत अच्छे से एम्फेसाइज करवाया था कि पास्ट ईयर के एमसीक्यूज और प्लस बुक के पीछे के जो एमसीक्यू उस पर बहुत अच्छे से फोकस करके जाना है, क्योंकि इंस्टीट्यूट हमेशा 10 से 12 नंबर पीछे के एमसीक्यू से लेता है और अपने लिए बहुत हेल्प होती है बच्चा इनको। ठीक है क्या? आगे बात करते हैं बच्चा। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, पहली लाइन ही पढ़ाई जाती है। द ओपीसी गिव्स द इंडिविजुअल एंटरप्राइज ऑल द बेनिफिट्स। डिटो लाइन से उठ के एमसीक्यू आए, कोई बनाए हुए नहीं है, सिर्फ
सीधा एमसीक्यू, क्लियर लाइन लिखी हुई है बेटा आपकी बुक में, द वन पर्सन कंपनी गिव्स द इंडिविजुअल एंटरप्राइज ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अ कंपनी। इन तीनों का तो सवाल ही नहीं उठता है मैम, क्योंकि ओपीसी है ही क्या, एक प्राइवेट कंपनी का स्ट्रक्चर है। आर वी गेटिंग इट और नॉट? वेरी गुड। आगे बात करते हैं, वेरी 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 इजी क्वेश्चन, और क्लास में बहुत बार बोला गया था इस क्वेश्चन को लेके, बेटा आएगा पढ़ के जाओ, बेटा आएगा पढ़ के जाओ, कंठस्थ याद करके जाओ, बिल्कुल बोला था और आया। तो इसलिए कहते हैं ट्रस्ट करो प्रोसेस पे और अपने टीचर पे, और आएगा पेपर। अ पोल डिमांडेड ऑन एनी क्वेश्चन शेल बी टेकन विद इन, बताइए बिना देखे मैडम, 48 आवर्स फ्रॉम द टाइम व्हेन इट वाज मेड। तो आंसर क्या आएगा इसका? 48 आवर्स। आई गेस ये भी अपना क्वेश्चन सही गया है बेटा। ओके, ये बुक का क्वेश्चन था बेटे, ये भी 9th वाला। आगे बात करते हैं, गुड क्वेश्चन, अगेन गुड क्वेश्चन। 11th क्लियरली पढ़ाया जाता है, 4 तरीके के, अपने को 5 तरीके के वो कराए जाते हैं। KMPs कौन कौन है, उसके अलावा कोई भी, ये भी समझाया जाता है क्लास में कि इसके अलावा KMP की डेफिनेशन में कोई भी शामिल नहीं हुआ है आज तक, जबकि आपके पास एक प्रोविजन छोड़ा गया है, अदर्स एज प्रिस्क्राइब बाय लॉ, पर आज तक प्रिस्क्राइब्ड ही नहीं हुए हैं। तो KMP की डेफिनेशन में कौन कौन आते हैं, बिल्कुल लिखा हुआ है, CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर। तो डेफिनेटली मैनेजिंग डायरेक्टर तो आता है। अपन से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अपन से क्वेश्चन ये पूछ रहा है दैट हु इज नॉट डिफाइंड, कौन डिफाइंड नहीं है। तो मैडम ये तो डिफाइंड है, CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर। मैम होल टाइम डायरेक्टर भी डिफाइंड है। मैम इंडिपेंडेंट डिफाइंड नहीं है, बट कंपनी सेक्रेटरी भी डिफाइंड है। तो आंसर क्या आएगा बच्चा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, राइट? क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं, पढ़ाया जाता है क्लियरली क्लास के अंदर। ये पेनल्टी याद करवाई जाती है, कई बार बोल दिया जाता है मत याद करिए, पर फिर भी बोला जाता है कि जितनी पेनल्टी याद है उतनी मैक्सिमम याद करके जाइए, क्योंकि इंस्टीट्यूट को ऐसे थोड़ा सा मज़ा दिलाना हो ना कि यार बच्चे को परेशान करूँ, तो वो कई बार पेनल्टीज पूछ लेता है। ज़्यादा नहीं आती, बट फिर भी थोड़ी बहुत पेनल्टीज पे अपन फोकस करवा लेते हैं। तो आई होप आपने ये पेनल्टी याद की हो बेटा। In if any inspection is refused or if any copy required is not furnished within the specified time, the company shall be liable to pay a penalty of, अगर कोई इंस्पेक्शन डिमांड हुआ, राइट, या कॉपी डिमांड की गई, आपने वो सबमिट नहीं करी, इंस्पेक्शन नहीं करवाने दिया, तो कंपनी को जो स्ट्रेट फॉरवर्ड पेनल्टी लगती है वो कितनी है? 25। अगेन बिल्कुल ये बुक का MCQ है, आपने बुक की पेनल्टी पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो, आई गेस आप पीछे के MCQ ज़रूर करके गए होंगे बच्चा, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये वाले मार्क्स आपकी पॉकेट के अंदर है, राइट? आगे चलते हैं बेटा। अगेन बुक का MCQ है बेटा, ये 13th क्वेश्चन आपका। 13th MCQ इज अ बुक MCQ। इसमें क्लियरली पूछा है आपसे बेटे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, बुक का MCQ बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और आप ऑप्शन देखोगे ना, इतने सिंपल ऑप्शन, किसी ने गलती से भी अगर बुक के MCQ नहीं करे, वो ऑप्शन देख के ही बता देगा कि बोले आज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने का क्या क्राइटेरिया नहीं है। सबसे पहला पॉइंट, ही शैल नॉट बी द प्रमोटर ऑफ द कंपनी, ही शैल रिलेट टू द प्रमोटर्स ऑफ द company, he shall not always have a pecuniary relationship with the company or their promoters, his relatives shall not have any pecuniary relationship with the company। क्या क्राइटेरिया है? तो ये बातें तो तीनों में समझ में आती हैं, ठीक है क्या, पर क्या क्राइटेरिया नहीं है, बताइए इसका आंसर क्या होगा बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया। तो ऑब्वियस ही बात है, इसमें आंसर आएगा बी बिल्कुल एक्यूरेट है। बोले वो कैसे रिलेटिव हो सकता है? आज अगर वो रिलेटिव है तो वो इंडिपेंडेंट कैसे बन सकता है? समझ में, क्रिस्टल क्लियर आंसर। अगर किसी ने बुक का MCQ नहीं भी पढ़ा तो कोई इशू नहीं है, क्लियर कट आंसर है बेटा। कई बार अपने को लॉजिक्स भी यूज करने होते हैं, ठीक है क्या। ही इज नॉट द क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, तो आंसर क्या है? ही शैल रिलेट। कैसे रिलेट करेगा? अगर रिलेट करेगा तो इंडिपेंडेंट ही नहीं हो पाएगा बेटा। नेक्स्ट आता है बच्चा, ऑलमोस्ट एवरी कंपनी now has a business ethics program, clear line।
क्लियर लाइन लिखी हुई है बच्चा. ऑलमोस्ट एवरी कंपनी नाउ हैज अ बिजनेस एथिक्स प्रोग्राम, मोस्टली बिकॉज टेक्नोलॉजिकल एंड डिजिटल कम्युनिकेशन हैव मेड इट इजियर टू आइडेंटिफाई एंड पब्लिसाइज एथिकल मिस स्टेप्स. क्लियर लिखा हुआ है. आंसर क्या आ जाएगा? बी. इसके आगे क्या आएगा? एथिकल मिस स्टेप्स. अगर बुक को थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ के गए तो आपका आंसर बिल्कुल क्लियर होगा बच्चा. आई गेस यहाँ तक सबको क्लियर है, सबका सही गया है बेटा. Shall we move to last? I hope, I really wish कि आप लोगों के यहाँ तक 28 आ चुके हो. बस 2 मार्क्स की देरी और है थोड़ी सी. क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा. अ प्रॉपर फाउंडेशन ऑफ एथिक्स रिक्वायर्स अ स्टैंडर्ड ऑफ डैश. क्लियर लाइन दे रखी है बुक के अंदर. डैश टू विच ऑल गोल्स एंड एक्शंस कैन बी कंपेयर. तो डेफिनेटली आंसर क्या आएगा इसमें? वैल्यूज. तो आंसर क्या है इसका? वैल्यू आएगा. आई विश आप लोगों के 30 के 30 मार्क्स पूरे आए, 15 के 15 क्वेश्चन सही गए. आप मुझे पिंक करके ज़रूर बताइएगा क्या आपको एनालिसिस समझ में आया और आपके कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं. आई रियली विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स और आई रियली होप आपके अबव 80 मार्क्स आए इन दिस लॉ पेपर. थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.